नमस्कार साथियों, मैं कमला चौधरी कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण विकास और पंचायती राज से आरएस प्री एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने मेरी स्लाइड्स में कवर किए हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाए एक बार इन क्वेश्चन का जरूर रिवीजन करते जाइए। यहाँ 10 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। सबको मिला दिया जाए तो लगभग 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन आने वाले 10 मिनट में कर लेंगे। इसलिए आप बने रहिए। 10 मिनट आप अगर मुझे देंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं कहना चाहूँगी, वक्त जो हाथ से निकल जाता है वक्त आने पर अपनी गलतियों के मंजर दिखलाता है। खुदा चाहता तो रोक लेता वक्त को, बट वक्त तो जागीरे खुदा को ही बदल देता है। तो आप अपने 24 घंटे में 10 मिनट देके बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। राजीविका परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना पहला ऑप्शन है, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। 2 चीजें अपने पास दी गई है, दोनों में से अपन को ये चयन करके ये बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। अपन को सही उत्तर का चयन करना है। तो इससे पहले मैं राजीविका के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ 2 लाइन में, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजीविका के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था कि राजीविका अक्टूबर 2010 में राजीविका की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण गैर निर्धन परिवार है उनमें आजीविका के स्रोतों में वृद्धि करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगर इस योजना के वित्त पोषण की बात करें तो भारत सरकार इसका वित्त पोषण करती है। इस योजना का अध्यक्ष, जो राजीविका परियोजना का अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री सीएम जी है और अभी राजस्थान के इसके अध्यक्ष सीएम अशोक गहलोत जी है। अब अपन राजीविका परियोजना के उद्देश्य पढ़ा, इसकी शुरुआत पढ़ी, इसका वित्त पोषण पढ़ा और इसके अध्यक्ष कौन है, इन 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ा। राजीविका की विशेषताएं भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी और इसकी उपलब्धियां अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इन 4 पॉइंट के बेसिस पे इसका अपन आंसर करते हैं। इसका जो पंजीकरण हुआ वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत ये एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में पंजीकृत की गई है। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत है। सही उत्तर का चयन करना है अपन को 1959 के तहत। और मैंने अभी आपको क्या बताया, ये 1958 के तहत पंजीकृत है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। तो अपना पहला कथन सही हुआ या गलत हुआ? पहला कथन अपना गलत हुआ। दूसरे में चलते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राजीविका के बारे में 4 पॉइंट डिस्कस किए। मैंने इसमें बताया कि इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है, यानी अपना दूसरा वाला पॉइंट है वो एकदम सही है। तो अपन से सही उत्तर का चयन केवल एक नहीं, एक गलत था, तो सही कौन सा हुआ? केवल 2। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? केवल 2। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। 4-5 फैक्ट आपको याद करने हैं, इसमें से कोई सा भी फैक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? अपन ने पढ़ी थी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास की योजनाएं। केंद्र द्वारा प्रायोजित अगर अपन याद कर लेंगे तो राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाएं अपने आप याद हो जाएगी। अपन इलिमिनेशन मेथड काम में लेते हैं इस तरह से। अगर केंद्र की का नाम याद है और इनमें से देखेंगे कौन कौन सी है, केंद्र वाली को हटा देंगे तो बचेगी वो राज्य की होगी। केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास की प्रायोजित योजनाओं में आजीविका परियोजनाएं हैं। आजीविका परियोजनाओं के बाद मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्रामीण वाला सेगमेंट इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है, इसके साथ में सांसद आदर्श ग्राम योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी केंद्र द्वारा प्रायोजित है। एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है प्रोजेक्ट। और एक आपका एमपी लेड, एमपी यानी सांसद, सांसद कौन से हैं? सांसद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं,
संसद में बैठते हैं। तो ये केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है और बाकी सारी राज्य द्वारा प्रायोजित। राज्य द्वारा प्रायोजित का मोटा मोटा मैं आपको नाम गिनाना चाहूँ तो MLA स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री नवाचार निधि योजना, सविवेक जिला विकास कार्यक्रम योजना, इसके साथ में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये क्षेत्रीय विकास की योजनाएं हैं। इसके साथ में स्मार्ट विलेज कार्यक्रम, ये राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो देखिए BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ चलते हैं। BADP केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और केंद्र में भी कौन सा? गृह मंत्रालय की योजना है ये, गृह मंत्रालय की। तो BADP गृह मंत्रालय की योजना है। मनरेगा, ये जो ऊपर वाली पांचों योजनाएं हैं ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं। MP-लेड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की योजना है। तो मनरेगा ये भी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो अब बची कौन सी स्कीम? अब अपने पास महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना बची हुई है। महात्मा गांधी, तो ये योजना कहाँ द्वारा प्रायोजित है? ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। अगर इन योजनाओं के बारे में एक एक लाइन में जानना चाहे तो BADP के बारे में, जो अपना पश्चिमी राजस्थान है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर जो अपने ज़िले हैं राजस्थान के, उन ज़िलों के अंदर ये संचालित की जा रही है। उनमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थापित ज़िले हैं। यहाँ के लोगों में आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए और साथ ही यहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, तो यहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना के लिए और आधारभूत विकास के लिए ये योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। 1985 से 1990 के बीच में ये योजना लाई गई थी। मनरेगा भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना थी। ये सितंबर 2005 में मनरेगा एक्ट जब पारित किया गया, उसके तहत ये योजना 2 फरवरी 2006 से लागू की गई। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये योजना है राज्य द्वारा, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना राज्य द्वारा प्रायोजित योजना है। और इस योजना में क्या किया जाता है? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना में अगर शमशान और कब्रिस्तान के चारों तरफ को 4 दीवारी का निर्माण करना है, शमशान कब्रिस्तान के चारों तरफ, तो 90% अनुदान राज्य सरकार द्वारा और 10% जन भागीदारी द्वारा इकट्ठा किया जाता है। अगर अन्य स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए 70% का अमाउंट है वो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, और 30% अमाउंट जन सहयोग से इकट्ठा किया जाता है। और अगर अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियां TSP एरियाज में निर्माण करेंगे तो 80% की अमाउंट राज्य सरकार द्वारा और 20% जन सहयोग से इकट्ठा किया जाएगा। तो जन सहयोग से सामुदायिक परिसंपत्तियां निर्माण करने के लिए गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर फरवरी 2020 में नाम कर दिया महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ठीक है, अपन अगली स्कीम पे। तो इसके साथ आपकी 4 योजनाएं लगभग कंप्लीट हो गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है और इस योजना में सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक गांव चुनेंगे और उसको आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। वहां आधारभूत सुविधाओं का सर्जन करेंगे, वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारेंगे जिससे उनकी आय बढ़ेगी और उनमें नैतिक मूल्य इस तरह से इनकलकेट करेंगे कि वो बाकी गाँवों के लिए आदर्श हो। तो ये 4 स्कीम अपन ने पढ़ लिया। अपना आंसर राज्य द्वारा प्रायोजित कौन सी है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। बाकी 3 योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ही 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा लाई गई। इस योजना के जो प्रावधान है वो क्या क्या है? अगर इस योजना के प्रावधानों के बारे में अपन बात करें तो देखिए, इसको अपन बोलते हैं, इस योजना को CMR मुख्यमंत्री रोजगार
सर्जन कार्यक्रम गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना में दो ही महत्वपूर्ण प्रावधान थे। उन दो महत्वपूर्ण प्रावधानों में पहला जो प्रावधान था, जो 100 दिन की रोजगारी दी जाती थी श्रमिकों को, ग्रामीण निर्धनों को, अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों को 100 दिन के रोजगार की जगह 25 दिन का रोजगार और बढ़ा दिया गया। दिसंबर 2022-23 के बजट में इस योजना का अनाउंसमेंट किया गया। अब ये 25 दिन का जो अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी, अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, वो राज्य मद में से दिया जाएगा। पहले किसका प्रावधान था? पहले 60-40, 60 केंद्र से और 40 आता था पैसा राज्य से। अब इसमें जो 25 दिन अतिरिक्त जो सर्जित किए गए हैं, वो राज्य मद से ही उनका खर्चा किया जाएगा। दूसरा इसमें प्रावधान था 12 जिले की सहरिया और खेरवा, 12 जिले की सहरिया और खेरवा जनजाति और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति, साथ ही विशेष योग्यजन श्रमिक, इनको 100 दिन के साथ 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, यानी टोटल 200 दिन का रोजगार अतिरिक्त दिया जाएगा। इन दो प्रोविजनों के लिए स्कीम आई थी, CM नरेगा यानी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो अब इसके फैक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। योजना के बारे में सिर्फ दो ही बातें थी, दोनों बातें अपन ने पढ़ी। अब फैक्ट पे चलते हैं। सिरोही जिले की ग्रासिया, अगला जो अपना पहला पॉइंट है वह सिरोही जिले की ग्रासिया, सिरोही जिले की ग्रासिया जनजाति। अपन ने पढ़ा क्या सिरोही? अपन ने पढ़ा केवल 12 जिले की सहरिया और खेरवा और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति, इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये वाला क्या हो गया आपका? ये इसमें शामिल नहीं है, यानी ये गलत ऑप्शन हो गया। अब उनको इलिमिनेट करना है क्वेश्चन को गहराई से पढ़ के। 12 जिले की सहरिया, हाँ जी ये है, 12 जिले की सहरिया एवं खेरुआ जनजाति के परिवारों को 100 दिन अतिरिक्त रोजगार यानी कुल 200 दिन की घोषणा की गई। बाकी क्वेश्चन का सारा पोर्शन सही है, लेकिन ऊपर वाला ये चीज गलत है। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। अपन को इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। 4 कथनों में से कौन सा असत्य है? तो पहला ही कथन अपना असत्य हो गया, क्योंकि सिरोही जिले के ग्रासिया जनजाति अपन ने शामिल नहीं करी है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। ठीक है, आगे चलते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। वैसे अपना आंसर तो अपन को मिल गया, लेकिन जो फैक्ट है वो अपने काम आने वाले हैं। राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ये योजना का प्रावधान है। तो कथन ऊपर वाला गलत है, ये सही है। मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर राज्य मद से 25 दिन का अतिरिक्त, ये भी इस योजना का लक्ष्य है। सभी कथन सही है, ये वाला आपका गलत कथन है। सभी कथन सही, तो ये भी नहीं है। तो अपन को इसमें से असत्य कथन कौन सा हो गया? आपका ये वाला कथन असत्य हो गया। ये क्वेश्चन में यहाँ पे एक दूसरा असत्य कथन और ऐड करवाया जाना चाहिए था। ठीक है, अगली स्कीम के ऊपर चर्चा करते हैं। अगले 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको सत्य कथन का चयन करना है। 4 अलग अलग स्कीम से 4 पॉइंट बनाए गए हैं, उनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। ग्राम स्वरोजगार अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को सबकी योजना सबका विकास अवधारणा की प्राप्ति के लिए किया गया। अपन देखते हैं ग्राम स्वरोजगार अभियान। अगर अपन इसकी बात करें ग्राम स्वरोजगार अभियान की, तो इसमें क्या है? ग्राम स्वरोजगार अभियान की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ एक बार। इसमें ग्राम स्वरोजगार अभियान को राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के नाम से जाना जाता है। और इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसकी 1 अप्रैल 2018 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी और 31 मार्च 2022 को ये अभियान खत्म भी हो चुका है। अब इस अभियान के बारे में अगर अपन और मेन बातें देखें कि इस अभियान का उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान का जो उद्देश्य था वो था जो PRIs है उनका सुदृढ़ीकरण करना, साथ में जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है और जो कार्मिक है उनकी क्षमताओं का संवर्धन करना, उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ये अभियान लाया गया था। ये पंचायत सशक्तिकरण अभियान की जगह लाया गया था और बाद में इसका
31 मार्च 2022 के बाद में पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान नाम कर दिया गया और इस नाम से ये चलेगा आपका 2026 तक। और इस जो जब ये लाया गया था राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, तब इसका जो ध्येय था, जो अवधारणा थी, वो थी सबका साथ। जब शुरू किया गया तब सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास, इस टैग लाइन के साथ ये शुरू किया गया था। ठीक है, सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के बारे में संभावित सारी चीजें बताया कि 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 को बंद हो गया ये। फिर इसका नाम बदलकर इसके बाद शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान का पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। इससे पहले ये पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से जाना जाता था 1 अप्रैल 18 से पहले। इसका उद्देश्य बताया मैंने कि PRIs का सुदृढ़ीकरण करना, और इसका टैग लाइन था सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। टैग लाइन के साथ ये शुरू किया गया। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में। ग्राम स्वरोजगार अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई। ये बात सही है। अपन को क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना। आगे चलो। सबका साथ, सबकी योजना, सबका विकास अवधारणा की प्राप्ति के लिए। तो सबकी योजना, सबका विकास, क्या इसकी अवधारणा है? इसकी अवधारणा मैंने आपको पढ़ाई, सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। और यहाँ है सबकी योजना, सबका विकास। मतलब वर्डिंग्स में चेंजेस आ रहा है, या सबकी योजना लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर सबका साथ है। मतलब वर्डिंग्स में चेंजेस किया गया है। ये जो सबकी योजना, सबका विकास है, ये टैगलाइन जो थी वो पंचायत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की टैगलाइन थी, जो 2015 में सरकार द्वारा चलाया गया था। पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी थी ये टैगलाइन, सबकी योजना, सबका विकास। और जो पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो लाया गया था 2015 में, ये क्यों लाया गया था? ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, विकेंद्रीकरण सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये क्या चयन सही हुआ क्या? ये गलत हुआ, क्योंकि ये जो टैगलाइन थी ये PDP 2015 की थी। अगला चलते, अगला पॉइंट पे चलते हैं। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के स्थान पर लागू की गई। ठीक है, ये बात तो सही है कि ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के स्थान पे लाई गई, लेकिन ये लाई गई थी 20 अगस्त 2019 को। 20 अगस्त 2019 को लाई गई थी। तो ये फैक्ट गलत हो गया आपका। और जो राजीव गांधी जल संचय योजना लाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए तालाबों का या जो फॉर्म पॉन्ड वगैरह बनाए जाएंगे, जिनके लिए सरकार अनुदान देगी। जब बरसात का पानी, वर्षा का पानी, विभिन्न स्रोतों से जो पानी आ रहा है वो आके इकट्ठा होगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। अगली स्कीम स्मार्ट विलेज योजना के तहत 3275 गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि स्मार्ट विलेज जो योजना है उसमें क्या है? उसका प्रोविज़न 3000 से अधिक आबादी वाले 3275 गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा और वहाँ शहरों जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। इस उद्देश्य से अपनी स्मार्ट विलेज योजना लाई गई थी। तो ये कथन सही बैठ रहा है। 3275 गाँवों को स्मार्ट विलेज का लक्ष्य था। इस योजना में भी यही था, 3000 से अधिक आबादी वाले 3275 गाँव। तो ये कथन अपना सही है। अगले कथन में चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गाँवों में महिलाओं हेतु ग्राम उद्यम स्थापित करना और उनका सशक्तिकरण करना है। नहीं, अभी पहले मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा पहले आदर्श ग्राम योजना पढ़ाई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि गांव का सर्वांगीण विकास करना है, वहां का रोजगार सर्जन करना है, आधारभूत सुविधाएं सर्जित करनी है, जिससे लोगों की आजीविका बढ़े और आय बढ़े और उन लोगों का जीवन स्तर सुधरे, जिससे वो गाँव दूसरे गाँव के लोगों के लिए आदर्श बने। इस योजना के लिए अक्टूबर 14 में ये योजना लाई गई थी। तो ये इसका उद्देश्य नहीं था। तो अपन ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, जो गलत थे उनको काटा, जो सही था उसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके साथ ही साथ अपन ने 4 योजनाएं कंप्लीट कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन रूड़ा के बारे में है। ग्रामीण और कृषि विकास अभिकरण में कौन सी गैर कृषि, ग्रामीण और गैर कृषि विकास अभिकरण, नॉन फार्म, यहाँ पे गैर कृषि आएगा।
ठीक है, अभिकरण में कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं की गई। तो चलिए मैं 2 मिनट में रूड़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन अटेंड करेंगे। जो रूड़ा है उसका फुल फॉर्म है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी नवंबर 2005 में, नवंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, जो दस्तकार है, दस्तकारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, दस्तकारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस रूड़ा की स्थापना की गई थी। 2 मिनट में मैं आपको रूड़ा के बारे में सारी चीजें बता रही हूँ, जहां से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप कर देंगे। रूड़ा की स्थापना नवंबर 1995 में। मकसद क्या था रूड़ा को स्थापित करने का, दस्तकारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, उनको बैंकों में लोन लेने से पहले उनका अनुमोदन करना और उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ये 3 उद्देश्य थे। और जो रूड़ा की जो गतिविधियां हैं वो 3 क्षेत्रों में है महत्वपूर्ण। वो जो 3 क्षेत्र है रूड़ा की गतिविधियों के, पहला आपका लघु खनिज, जो दूसरा है वो चमड़ा क्षेत्र में, और तीसरा है ऊन और वस्त्र। तो ऊन और वस्त्र है ना, ये हथकरघा गतिविधि है, चमड़ा वाली हस्तशिल्प की है, और लघु खनिज उनकी सैरमिक गतिविधियां हैं। इन 3 फील्ड, इन 3 गतिविधियों में ही रूड़ा काम कर रहा है। रूड़ा है ना वो जीआई टैग भी प्रोवाइड करवाता है अपने कोटा डोरिया, साथ में ब्लू पोट्री और बगरू और सांगानेरी प्रिंट को रूड़ा ने जीआई टैग प्रोवाइड करवाया है। और ये क्लस्टर बेस्ड स्कीम भी चला रहा है, डिफरेंट क्लस्टर बेस्ड स्कीम भी रूड़ा के द्वारा संचालित की जा रही है। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए रूड़ा के बारे में ओवरऑल अपन ने पढ़ लिया, अब रूड़ा वाली स्कीम पे चलते हैं। क्या है रूड़ा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। लघु खनिज शामिल है, चमड़ा ये भी शामिल है, देखिए वहां से, ऊन और वस्त्र ये भी शामिल है, वृहद खनिज रूड़ा में शामिल नहीं है। इसके साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह के सुमेलित करो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इनमें अपन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सुमेलित करो वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अपन को यूज करना चाहिए। अगर एक भी ऑप्शन अपना एलिमिनेट होता है, 4 में से अगर 1-2 स्कीम भी अपन को आती है तो अपन क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में अपन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है सूची 1 में योजनाओं का नाम दे रखा है और सूची 2 में कौन कौन से जिलों में संचालित की जाती है वो दे रखा है। अगर मान लीजिए 4 योजनाएं हैं, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरा करंज पौधे का रोपण हेतु किन किन जिलों में किया जाता है, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, और एक है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए इनमें से आपको पहला पता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, मगरा क्षेत्र, मैं पहले सभी के बारे में 2-2, या फिर मान लीजिए मुझे इनमें से सिर्फ इतना पता है, इस क्वेश्चन को अटेंड कैसे करेंगे, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिलों में संचालित किया जा रहा है, ठीक है, इतना पता है, बाकी और मुझे कुछ नहीं पता। यानी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिलों में, तो 5 जिले कहाँ दे रखे हैं क्या, 5 जिलों के 16 खंडों में संचालित किया जाता है, ठीक है। ए में क्या आएगा 2, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए में 2 आ रहा है, ए में 2, इस केवल एक ही ऑप्शन है, तो जब ए में 2 इसमें आ रहा मतलब अपना आंसर वो होगा। ये तो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया कि अगर 4 में से 1 आता है तो भी आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब एक बार इन स्कीम्स के बारे में 1 मिनट में शॉर्ट में अपन पढ़ लेते हैं। मगरा क्षेत्र विकास योजना है, ये क्या है, ये अपना राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी मध्य जिले हैं ABC, यानी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद, जो ये अपनी अरावली इस तरह से जा रही है, तो जो अरावली से घिरे हुए दक्षिणी मध्य 5 जिले हैं, उन 5 जिलों में मगरा जनजाति रहती है, उनके विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास योजना 2005-6 से संचालित की जा रही है,
ठीक है। अगली योजना, करंज पौधे हेतु उपयुक्त कौन कौन से जिले हैं? तो जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है उसने 8 पूर्वी जिलों को करंज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना है। 8 पूर्वी जिले कौन कौन से हैं? ये वाले, ये जो अपने 8 पूर्वी जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ में 12 हो गया आपका कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये जो पूर्वी जिले हैं जहाँ चंबल नदी बहती है, इसमें जो आएगा आपके 8 पूर्वी जिले करंज के पौधों के लिए। तो उन जिलों का अगर मैं नाम बताऊं तो इसमें जयपुर और टोंक शामिल है, जयपुर और टोंक भी शामिल है पूर्वी जिलों के अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर देखें तो इन पूर्वी जिलों में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा, मैं इन जिलों के 8 पूर्वी जिलों के अगर नाम आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले आपका आ जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली। इसके साथ में आपका आ जाएगा जयपुर, आ जाएगा टोंक, आ जाएगा और सवाई माधोपुर। ये 8 जिले हैं जो करंज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बायोफ्यूल प्राधिकरण ने बताया था। तो करंज के पौधरोपण उपयुक्त जिलों की संख्या 8। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत हर एक जिले को 1-1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष नवाचारों का समावेश करते हुए स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग विकास कार्य करने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सभी जिलों में लागू है ये योजना। और अगला अपना डांग क्षेत्र विकास योजना, जहाँ चंबल नदी बहती है वो डांग एरिया है, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और जो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इन 8 जो पूर्वी जिले हैं वो डांग क्षेत्र विकास योजना। और उन 8 जिलों की भी 26 पंचायत समितियों में ये योजना चलाई जा रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो ए में 3 है, देखिए इनके अकॉर्डिंग ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 1, यानी अपना आंसर डी सही रहेगा। ये अपने 4 योजनाएं इसी के साथ अपन ने कंप्लीट करी। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में वर्ष 21-22 के लिए विधायक निधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? यानी एमएलए लेड स्कीम में 21-22 में कितना कर दिया और पहले कितना था? तो इसलिए मैं 1 मिनट में एमएलए लेड के बारे में 2 चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एमएलए लेड स्कीम क्या है। यानी विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1999 2000 में ये शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत जो प्रत्येक एमएलए है वो अपने संसदीय क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रतिवर्ष करवा सकता है। इससे पहले जो ये राशि थी ये 2.25 करोड़ रुपए थी और ये 5 करोड़ राशि 2021-22 के बजट में सरकार ने परिवर्तित करी। और इस राशि में से भी अब जो 5 करोड़ कर दिया उसमें से भी 20% आपको SC/ST पे खर्च करना है और 20% की राशि सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के खर्च करनी है, ठीक है। तो ये आपकी एमएलए लेड स्कीम की मेन बात है। स्थापना कब हुई? 1999-2000 में 5 करोड़ रुपए राशि कर दी गई 21-22 में। इससे पहले 2.25 करोड़ थी। 20% उसमें से SC/ST पे खर्च करनी है और 20% राशि सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में खर्च करनी है। तो अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं कि बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 करोड़ कर दी। पहले 2.25 करोड़ रुपए की ये राशि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन अमृत सरोवर के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मिशन अमृत सरोवर को मैं 1 मिनट में आपको पढ़ा देती हूँ क्या है, उसके बाद इसके आंसर पे काम करेंगे। मिशन अमृत सरोवर, ये जो मिशन अमृत सरोवर है ये नरेगा के तहत लाया गया एक पहल है। और इस पहल के तहत क्या किया गया है, देश के प्रत्येक जिले में, हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर यानी तालाबों का निर्माण किया जाएगा। और जो तालाब बनाए जाएंगे ना, जैसे ये तालाब बना दिया, वो तालाब नरेगा के तहत बनाए जाएंगे। और एक तालाब की जो क्षमता होगी वो 10,000 क्यूबिक मीटर तक उसमें पानी आ सकता है, इतनी उन तालाबों की क्षमता होगी। और जो एरिया है ना, 1 एकड़ के एरिया में ये तालाब बनाए जाएंगे, यानी 0.4 हेक्टेयर लगभग।
ठीक है। तो मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या था? देश के प्रत्येक जिले में, राजस्थान में पहले 33 जिले थे, तो 33 जिले में इसका टारगेट रखा गया था 33 × 75। आप देख लीजिए, तो 2475 अमृत सरोवर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो प्रत्येक जिले में एक एक, तो आंसर प्रत्येक जिले में कितना? प्रत्येक जिले में 75 का टारगेट रखा गया था। 33 × 75 राजस्थान में 2475 अमृत सरोवर बनाने का इस स्कीम का टारगेट था। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, मनरेगा के बारे में असत्य कथन का चयन करना। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान से पढ़ना है, अपन अक्सर यही पे गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को हमेशा सुधार करना, असत्य कथन का चयन करना है मनरेगा के बारे में। तो देखिए 3-4 फैक्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, एक बार यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं मनरेगा के बारे में। जो मनरेगा थी, ये सबसे पहले सितंबर 2005 में इसके लिए एक्ट पारित किया गया, और जब पहली बार ये योजना फरवरी 2006 में देश के 200 जिलों में लागू की गई, और इसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल थे। फिर 1 अप्रैल 2008 को ये देश के सभी जिलों में लागू की गई, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। और लागू क्यों की गई थी? जो निर्धन ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए इसकी लागू की गई थी 2 फरवरी 2006 को। अब इसके बारे में असत्य कथन का अपन को चयन करना है, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को राज्य के सभी जिलों में नहीं, 2 फरवरी 2006 को राज्य के ओनली 6 जिलों में ये स्कीम लागू की गई थी। 2006 यानी 6 से 6 याद रखना हमेशा, ठीक है, याद रखने की ट्रिक। 2006 में 6 जिलों में लागू की गई थी, ठीक है, और पूरे भारत के 200 जिलों में। तो देखिए इसको याद कैसे रखोगे, 2006 राजस्थान के तो 6 जिले और देश के 200 जिले, 2006 से निकल गए, ट्रिक हो गई आपकी, तब ये लागू की गई थी, ठीक है। तो ये वाला कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, और असत्य कथन का ही चयन करना था, मतलब अपन को मिल गया, यानी अपने क्वेश्चन का आंसर अपन को मिल गया। बाकी कथनों को भी एक बार विचार कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया, ये भी बात सही है। किसी गांव में 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार न उपलब्ध कराने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दे होगी, ये बात भी सही है। नवंबर 2022 तक 51.41 लाख परिवारों को रोजगार मिला, ये बात भी परफेक्ट है। तो ये अपन ने मोटी मोटी योजनाएं, लगभग 40 योजनाएं इन 10 क्वेश्चनों में अपन ने समेट ली। इससे बाहर ग्रामीण विकास और पंचायती राज की कोई भी योजना है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि एग्जाम में आ सके। सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने कवर करवा लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।